हम आपको संदेश खाली के शेख की क्रूरता के कुछ एक्सक्लूसिव सबूत दिखाएंगे। सीबीआई इस वक्त शाहजहां शेख के उस मेड इन चाइना राइफल को ढूंढ रही है जिससे वो इंसानों पर फायरिंग की प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल सही सुना आपने, जीवित लोगों पर फायरिंग का अभ्यास। शाहजहां शेख का यह राइफल रहस्य उसे सत्ता संरक्षण देने वालों को आज शर्मिंदा कर देगा। फिर आपको सलमान खान के घर पर फायरिंग का लॉरेंस ट्रायंगल दिखाएंगे। भाईजान के खिलाफ गैंगस्टर के भाई की वो साजिश जो 13,000 किलोमीटर दूर से रची गई, और आखिर क्यों लॉरेंस सलमान खान का जानी दुश्मन बनकर बैठा, इस पर भी सत्ता की कुंजी खोलेंगे। फिर केरल में सियासी रैली वॉर की बात करेंगे। आज केरल में 175 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दो लोकेशन ट्रेंड कर रही हैं और वजह है प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। पीएम ने आज कैसे राहुल पर खानदानी सीट वाला तंज कसा और राहुल ने कैसे इसका जवाब दिया, आपको जरूर देखना चाहिए। वैसे तो आज तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर शॉट भी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन यह क्रिकेट वाला नहीं बल्कि सियासत वाला शॉट है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की तलाशी को लेकर कांग्रेस बहुत गुस्से में है और उसने कहा कि चुनाव आयोग को पीएम मोदी और गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर की भी जांच करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि वो मामले की सुनवाई इस महीने के आखिरी हफ्ते में करेंगे। उधर हाउस एवेन्यू कोर्ट ने भी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इस बीच भगवंत मान का आरोप है कि जेल में केजरीवाल के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी 5 अगस्त को। और आज सत्ता में एक विस्फोटक कुंजी ईरान और इजरायल के बीच तेजी से बढ़ रही युद्ध वाली आग पर है। इजरायल में वॉर कैबिनेट की दो मीटिंग हुई है और दावा है कि इजरायल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन ईरान की ओर से हिजबुल्लाह ने इजरायल को यह धमकी दी है कि अगर हमला किया तो इजरायल की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर देंगे। एक्सक्यूज मी। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं संदेश खाली के शाहजहां शेख की, जिसको लेकर हैरान करने वाले नए राज सामने आ रहे हैं। महिलाओं से उत्पीड़न, जबरदस्ती जमीन कब्जाने के आरोपी शाहजहां शेख के नए आपराधिक शौक की कहानी चौंकाने और डराने वाली है। इसमें शाहजहां शेख की चाइनीज राइफल है और एक गोलीमार गेम है जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी। शायद शाहजहां शेख गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार करने को ही अपनी ड्यूटी समझता था। सत्ता में आज हम आपके लिए शेख की सीक्रेट फाइल वाले रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। शेख की उस क्राइम फाइल को खोलने वाले हैं जिसमें खास तौर पर चीन से मंगवाई गई स्नाइपर राइफल है। शेख अपने खूनी शौक को पूरा करने के लिए खूंखार खेल खेलता था। आपने कभी ऐसे अभ्यास के बारे में सुना है जहां टारगेट पर इंसान रहते हैं? यह सिर्फ वीडियो गेम होता है, सिर्फ वीडियो गेम होता है जिसमें यह सब होता है। लेकिन ऐसे ही वीडियो गेम से प्रभावित शेख हकीकत में अपने शौक को लोगों का खून बहाकर पूरा करता था। यह कहानी नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी है। हम आपको जिस राइफल की तस्वीर दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ इसी तरह की राइफल शाहजहां शेख ने अपने पास रखी थी। वर्षों तक पुलिस को चकमा देकर इससे अपने शौक को पूरा करता रहा। अब जब शेख पर कानून का हथौड़ा चला है और उस पर से सत्ता के संरक्षण वाले हाथ हटे हैं तो एक एक राज खुलकर सामने आ रहा है। आप देखिए कैसे शेख ने संदेश खाली और इसके आसपास के इलाकों को लहूलुहान किया। सीबीआई और ईडी को शाहजहां शेख की सीक्रेट राइफल की तलाश। जांच के दौरान शाहजहां शेख को लेकर राइफल वाला रहस्यमयी सच सामने आ रहा। जांच एजेंसियों के मुताबिक जिंदा इंसानों के साथ शेख फायरिंग प्रैक्टिस करता था। शौक को पूरा करने के लिए स्नाइपर राइफल से फायरिंग प्रैक्टिस करता था। इतना ही नहीं, फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान वो 2 लोगों को घायल भी कर चुका था। एक शख्स के पैर में गोली लगी जबकि दूसरे शख्स के कमर में गोली लगी। दावा है बशीरघाट दंगों के दौरान शेख ने इसी राइफल का इस्तेमाल किया था। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, शाहजहां शेख ने स्नाइपर राइफल को अपने चीनी कनेक्शन के जरिए खरीदा। चीन से तस्करी करके बांग्लादेश के रास्ते से लाया। जांच एजेंसियों को शक है कि आतंकियों के जरिए राइफल मंगवाई गई। शाहजहां शेख के आतंकी कनेक्शन की भी जांच हो रही है। जब शेख के घर पर छापेमारी हुई थी उस वक्त उसके घर के अंदर बंकर मिले
दावा है कि ऐसे ही बंकर में स्नाइपर राइफल की को वो छुपा कर रखता था। उसका आप एक्टिविटीज़ देखिए, वो लोगों के ऊपर कैसे जुल्म करता था, कैसे ज़बरदस्ती उनका प्रॉपर्टी पैसा उनसे ले लेता रहा। तो वो एक कॉसिक क्रिमिनल था ही पहले से ही। उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, जब वो एक पॉलिटिकल लीडर बन गया तो उसके पास जेएमबी का कॉन्टैक्ट नहीं रहना या नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में जो टेररिस्ट स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। उसका कांटेक्ट अवश्य होगा। तो इनका जो इंट्रोगेशन सिस्टम है वेरी क्लिनिकल, वेरी प्रिसाइज एंड वेरी इफेक्टिव। सच वो लोग निकाल लेंगे। देखेंगे कि इसके ऊपर से रिसेंटली कब कब फायर किया था। हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजी है, तो हम बता सकेंगे कि ये वेपन से 5-6 महीना पहले या 1 साल पहले कितना एम्यूनिशन या कितने टाइप का एम्यूनिशन इससे फायर किया गया था। वो हमारे बैलिस्टिक एक्सपर्ट वो निकाल लेंगे। शेख के निशाने पर गरीब और कमजोर लोग होते थे, लेकिन अब ये शेख खुद कानून के निशाने पर है। अब शेख के वीडियो गेम वाले शौक को डिकोड करते हैं। एक वीडियो गेम है जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी। हो सकता है सत्ता के कई न्यूज मित्र इसके बारे में जानते होंगे। खास तौर पर युवा गेमर्स के बीच में यह गेम काफी लोकप्रिय है। शाहजहां शेख इस गेम से प्रभावित था और इसे देखकर स्नाइपर राइफल चलाने की प्रैक्टिस करता था। गेम के लेवल पार करते करते शाहजहां शेख का दिमाग ऐसे लेवल पर चला गया कि वो चीन से स्पेशल राइफल मंगवाकर आम लोगों का खून बहाने लगा, उन पर गोली चलाकर प्रैक्टिस करने लगा। यह क्रूरता की इंतहा है। संदेश खाली से लगातार शिकायतें सीबीआई के पास आ रही हैं। शाहजहां शेख के अपराधों की पूरी कुंजी इस वक्त सीबीआई तैयार कर रही है। ऐसा लग रहा है कि संदेश खाली के शेख का बहुत बुरा वक्त आने वाला है। महिलाओं के साथ हुए एक एक अपमान का हिसाब होने वाला। लेकिन अब बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी घटना जो कि सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हजारों मील दूर से एक फिल्म स्टार को डराने की कोशिश की जा रही। समझ गए ना? हम आपको भाईजान के घर पर हुए हमले की इनसाइड स्टोरी बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, अगले 5 मिनट एक एक डिटेलिंग आपके सामने आने वाली है। आपने अब तक कई बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में सुना होगा जो हजारों किलोमीटर की रेंज के साथ दुश्मन पर अटैक करती है, लेकिन आज हम आपको जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की रेंज दिखाने वाले हैं जो इन मिसाइलों से ज्यादा, कहीं गुना ज्यादा। ये वो लॉरेंस बिश्नोई है जो चाहता है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान उसके नाम से घबराएं। लॉरेंस चाहता है कि सलमान खान अपने घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचें, और इसी इरादे के साथ लॉरेंस ने जेल से बैठे बैठे भाईजान के घर पर फायरिंग वाला कांड कर दिया या करवा दिया। अब इसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको सलमान के घर पर हमले का लॉरेंस ट्रायंगल समझाते हैं, और इसके कनेक्शन गुजरात की जेल से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया और मुंबई तक है, क्योंकि जेल में बंद लॉरेंस ने सलमान के घर पर फायरिंग का ऑर्डर दिया। लॉरेंस के आदेश पर अमेरिका में इस फायरिंग की प्लानिंग की गई और इसके बाद रविवार को सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग वाली वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन यह सब हुआ कैसे? कैसे इस हमले का स्क्रीन प्ले लिखा गया? इसका डायरेक्टर कौन है? विलेन कौन है? इसकी एक एक डिटेल अब हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा जो फैक्ट्स हमारे सामने। जांच एजेंसियों के मुताबिक सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की प्लानिंग 1 महीने पहले की गई। इसका सेंटर अमेरिका है, जहां से लॉरेंस बिश्नोई के ऑर्डर पर उसके भाई अनमोल बिश्नोई ने सारी योजना तैयार की। इसके लिए शूटर्स के सिलेक्शन का जिम्मा अनमोल बिश्नोई ने रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर को दिया। रोहित गोदारा वो शख्स है जिसके कई प्रोफेशनल शूटर्स अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं।
और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल रोहित गोदारा भी अमेरिका में ही रहता है। अमेरिका में रहने वाला रोहित गोदारा लॉरेंस का वो मेंबर है जिसका नेटवर्क सबसे मजबूत है। उसी रोहित गोदारा ने विशाल उर्फ कालू को सलमान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी दी और यह वही अपराधी है जो रोहित के इशारे पर रोहतक में स्क्रैप डीलर सचिन हत्याकांड को अंजाम दे चुका है। यानी गुजरात की जेल से ऑर्डर जाता है, अमेरिका में यह सब तय होता है कि हमला कब होगा, कौन करेगा और इसके बाद भाईजान के घर पर फायरिंग की जाती है। हम आपको इस साजिश के दो मुख्य विलन बताते हैं जो इस वक्त जांच एजेंसियों के रेडार पर हैं। पहला नाम है विशाल उर्फ कालू और दूसरा नाम है अनमोल बिश्नोई, क्योंकि कालू ने ही सलमान के घर के बाहर फायरिंग की और इसका ऑर्डर मिला उसे अमेरिका से। विशाल उर्फ कालू गुरुग्राम का रहने वाला है, जबकि अनमोल बिश्नोई की मौजूदा लोकेशन कैलिफोर्निया में बताई जा रही है। कालू बिश्नोई गैंग का खास शूटर है, जबकि अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। विशाल उर्फ कालू इससे पहले भी कई हत्याकांड में शामिल हो चुका है, जबकि अनमोल का नाम इससे पहले मूसेवाला केस में सामने आ चुका है। लेकिन जांच एजेंसियां कुछ सवालों का जवाब बड़ी शिद्दत से तलाश रही हैं। आखिर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की वारदात क्यों हुई? क्या यह किसी तरह का पब्लिसिटी स्टंट था या फिर मकसद कुछ और ही है? तो जांच एजेंसियों के मुताबिक इस वारदात के पीछे दो मोटिव हो सकते हैं। पहला यह कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को यह मैसेज देना चाहता है कि वो लॉरेंस गैंग की पहुंच से अब ज्यादा दूर नहीं है, जबकि दूसरा मकसद यह हो सकता है कि मुंबई में दाऊद की सत्ता खत्म होने के बाद लॉरेंस गैंग मुंबई को अपना वसूली नेटवर्क का ठिकाना बनाना चाहता है। सलमान खान के घर के बाहर जिन दो शूटर्स ने फायरिंग की थी, उस फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद में दोनों आरोपी जो हैं वो बांद्रा के ही माउंट मेरी चर्च की दिशा में आए थे और यहीं पर चर्च के पास में दोनों आरोपियों ने अपनी मोटरसाइकिल इस सीढ़ी के पास में चर्च के पास छोड़ दी और उसके बाद में दोनों ही आरोपी जो है इस जगह से ऑटो रिक्शा उन्होंने पकड़ी और ऑटो रिक्शा पकड़ने के बाद में वो बांद्रा स्टेशन की दिशा में गए। यहाँ पर आने के बाद में आरोपियों ने जब बाइक छोड़ी तो एक ऑटो रिक्शा उन्होंने हायर किया और उस ऑटो रिक्शा में बैठकर वो बांद्रा स्टेशन गए और वहाँ से 5:08 की सांता क्रूज की दिशा में जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी और 5:13 पर वो सांता क्रूज स्टेशन उतर गए और वहाँ से उन्होंने एक दूसरी ऑटो रिक्शा पकड़ी और मुंबई के वाकोला इलाके में गए। वाकोला इलाके में जाने के बाद में आरोपी वहाँ से कहाँ फरार हुए इसकी जानकारी नहीं है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले आरोपियों में से एक है विशाल, जो कि गुरुग्राम के महावीरपुरा कॉलोनी का रहने वाला है। इस वक्त हम विशाल के घर के ठीक बाहर मौजूद है। बताया जा रहा है कि बीती रात दिल्ली पुलिस की टीम भी रेड करने के लिए यहां पर पहुंची थी और परिवार वालों से उन्होंने पूछताछ की थी। जानकारी के मुताबिक विशाल रोहित गोदारा का करीबी माना जाता है, जो कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आ रहा है। एजेंसी को पूरा शक है कि दोनों शूटर्स को रोहित गोदारा ने ही हथियार मुहैया कराए थे। विशाल ने 10वीं तक पढ़ाई की है और उस पर करीब 5 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। विशाल के बारे में पूछ रहे थे वो? हाँ, विशाल के बारे में पूछा था। हमने कहा सर यहाँ बैठ जाओ, अगर आप ना हमारा वो है तो यहाँ बैठ जाओ, ना तो हमारा कोई लिंक नहीं है उससे, ना हमारे पास आता ना जाता। वैसे सलमान खान ना तो लॉरेंस बिश्नोई की फायरिंग से डरे हैं, ना ही उसकी धमकियों से, और इसका मैसेज खुद सलमान खान ने भी दे दिया है और भाईजान ने शूटिंग शेड्यूल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। हाँ, उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पे कल कई लोगों का आना जाना लगा रहा, लेकिन सलमान खान को वैसे भी परिवार और लोगों से मिलने का शौक है। फिर भी लॉरेंस पिछले कई वर्षों से भाईजान की जान का दुश्मन बना हुआ। वर्ष 2023 में लॉरेंस ने जेल से सलमान खान को धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया। वर्ष 2021 में लॉरेंस सलमान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचता है और राजस्थान के गैंगस्टर को सुपारी तक दे डालता है। इसी तरह
दावा है कि वर्ष 2020 में लॉरेंस की धमकी के बाद कुछ शार्प शूटर्स ने सलमान खान के घर की रेकी की थी और वर्ष 2018 में भी लॉरेंस ने संपत नाम के शार्प शूटर को सलमान की सुपारी दी थी, लेकिन उसका भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में आज एक सवाल यह भी होगा कि आखिर लॉरेंस भाईजान यानी सलमान खान के पीछे पड़ा क्यों है? आखिर लॉरेंस क्यों सलमान खान को अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखकर देखता है? इसका जवाब छिपा है वर्ष 1998 में, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे। जांच हुई, इसके बाद अदालत में 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा हुई। हालांकि बाद में उन्हें बरी भी कर दिया गया, लेकिन इस शिकार के बाद लॉरेंस सलमान का दुश्मन बन गया, क्योंकि बिश्नोई समाज काले हिरण को परिवार की तरह मानता है और राजस्थान में बिश्नोई समाज में काले हिरण की पूजा की जाती है। यानी लॉरेंस की दुश्मनी की वजह है काला हिरण। इसीलिए लॉरेंस एक बार नहीं कई बार यह बोल चुका है कि सलमान को वो छोड़ेगा नहीं। अब आपको मुंबई से सीधे मिडिल ईस्ट लेकर चलते हैं। वहां पर ऐसा लग रहा है इजराइल और ईरान कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। सत्ता में कुछ सुलगते सवालों के साथ अब आगे बढ़ने की जरूरत आ गई है, क्योंकि जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध वाली चिंगारियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। हर किसी के मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि क्या दुनिया में युद्ध का एक और फ्रंट बड़े स्तर पर खुल गया है? क्या ईरान और इजराइल के बीच किसी भी वक्त बड़े स्तर पर युद्ध शुरू हो सकता है? क्योंकि इजराइल ईरान के हमले के जवाब में वॉर लेवल की तैयारी कर रहा है। उनकी कैबिनेट ने नेतन्याहू को पूरी अथॉरिटी दे दी है। अब आपको बताते हैं ईरान और इजराइल में युद्ध वाला अभी का स्टेटस क्या है। शनिवार रात को ईरान ने 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। इसके बाद से अब तक इजराइल में 2 बार वॉर कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में इजरायली सेना के टॉप अधिकारी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि ईरान को जवाब कैसे देना है, कब देना है, किस तरीके से देना है, इसको लेकर रणनीति तैयार है। किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। खबर है कि आईडीएफ ईरान को जवाब देने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। बताया यह भी जा रहा है कि इजराइल ईरान पर हवाई हमले के लिए जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है। आशंका यह भी है कि लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह इजराइल पर अटैक कर सकता है। हिजबुल्लाह की ओर से खुली चेतावनी दी गई है। कहा गया कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इजरायली न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करेंगे। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद एटमी साइट्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तरी इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को शेल्टर में जाने के लिए कहा गया है। यानी युद्ध की आग दोनों तरफ से धधक रही है। एक तरफ इजराइल हर हाल में बदला लेना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने हथियारों और धमकियों के साथ तैयार है। इजराइल के जवाबी हमले की आशंका से ईरानी डिफेंस फोर्सेस अलर्ट पर है। ईरान के कई एयरपोर्ट्स को भी एहतियातन बंद कर दिया गया है। सिर्फ 120 सेकंड में देखिए ईरान और इजराइल के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इस नए युद्ध की चिंगारी आपकी जेब को जलाने वाली है। यहां देखें, मामला गंभीर है, चिंताजनक है। इजराइल अमेरिका की सुन नहीं रहा है। अमेरिका की मजबूरी है इजराइल को बचाना। यही मजबूरी जॉर्डन की है और ईरान मजबूर इसलिए है क्योंकि उसको जवाब देना। सब मजबूरी में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। यह तस्वीर शनिवार देर रात की है, जब ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए अपनी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। बताया जा रहा है कि इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया था और अब 1000 तैयार हैं। लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों देशों का दावा है कि इजराइल 99% ड्रोन मिसाइलों को रोकने में सफल रहा। कहा जा रहा है कि हमले में इजराइल के नेवातिम एयरफोर्स बेस को थोड़ा नुकसान जरूर पहुंचा है। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान और इजराइल में से किसके पास ज्यादा मारक शक्ति है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखते हैं। यह एक तरह से ईरान और इजराइल की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन है। ध्यान से देखिए फैक्ट। सैनिकों की बात करें तो इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। ईरान इस मामले में इजराइल पर भारी पड़ रहा है। ईरान के पास 11,80,000 सैनिक हैं। लेकिन जमीनी लड़ाई मुश्किल है, डिस्टेंस बहुत है दोनों में। और ईरान जो है वो एक तरफ से पहाड़ है, एक तरफ समंदर है, बहुत मुश्किल है। डिफेंस बजट के मामले में इजराइल काफी आगे। इजराइल का डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि ईरान का रक्षा बजट 83,000 करोड़ रुपए का है। टैंक शक्ति की तुलना करें तो इजराइल के पास 1370 टैंक है, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक है।
नौसेना शक्ति में ईरान ताकतवर है। इजराइल के 64 वॉरशिप है, जबकि ईरान के पास 101 वॉरशिप है। एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल ज्यादा शक्तिशाली है। इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है, ईरान के पास 551। यह बड़ा फैक्टर है, यानी टक्कर जबरदस्त है। इजराइल के पक्ष में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के होने का के बावजूद ईरान किसी से कम नहीं है। ईरान के पास अच्छी खासी मारक शक्ति है। ईरान के पास हिजबुल्लाह है, हूती है, हमास है। इजराइल के पास क्या है? वो एक डायलॉग है ना कि उसके पास मां है। इजराइल के पास अमेरिका। इजराइल की हिट लिस्ट में ईरान के 6 खास किरदार हैं। कौन है ये? इन किरदारों ने इजराइल पर हमले में क्या भूमिका निभाई, ये आपको बताते हैं। ईरान की इस टीम ने ऐसा तहलका मचाया कि हमले का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, इजराइल और यूके को तीनों को एक साथ आना पड़ा। अब जरा ध्यान से देखें। अब आप, पहला नाम है हुसैन सलामी, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर इन चीफ हैं। कहा जा रहा है कि हुसैन सलामी ने इजराइल के खिलाफ हमले की कमान संभाली थी। अगला नाम है आमिर अली हाजीजादा, ये एयरफोर्स का कमांडर है और मिसाइल ड्रोन यूनिट के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की जिम्मेदारी हाजीजादा के पास थी। एक और नाम है मोहम्मद बागरी, जिन्होंने धमकी दी है। इन्होंने अभी धमकी दी है कि हम बड़ा अटैक करेंगे, इजराइल को सोचना भी नहीं चाहिए काउंटर अटैक के लिए। इजराइल की तरफ से बदला लिए जाने की स्थिति में जवाब देने का जिम्मा इनके पास था, है और रहेगा। एक नाम है इस्माइल कानी, ये ईरानी कुद्दस फोर्स का कमांडर है। ऑपरेशन की जिम्मेदारी इसी के पास थी। इब्राहिम रईसी, जो खुद ईरान के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने दुनिया के सामने इस हमले के जरिए ईरान का सख्त चेहरा पेश किया और आगे भी धमकी दे दी। और हुसैन आमिर अब्दुल्ला, जो ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने पिछले कुछ समय में दुनिया भर में जाकर ईरान के पक्ष में माहौल बनाया है और यह भी कहा है कि हमने फोरवॉर्न किया था अमेरिका को कि हम अटैक करेंगे। एक प्रश्न यह है कि अगर ईरान और इजराइल में युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या असर होगा? इजराइल और ईरान के साथ भारत के अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। बीते वर्ष दोनों देशों के साथ 1.1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ईरान के साथ कारोबार की बात करें तो भारत चाय, कॉफी और चीनी, शुगर ईरान भेजता है। ईरान से भारत पेट्रोलियम, कोक, पेट्रोलियम कोक, नट्स और अल्कोहल का आयात करता है। एक अलग प्रकार का अल्कोहल इसका आयात करता है। ईरान से पिछले साल 5500 करोड़ रुपए का सामान आयात किया गया था। युद्ध की स्थिति में वो इसमें रुकावट आ सकती है। आपको याद दिला दें कि ईरान में 4000 प्रवासी भारतीय हैं। इजराइल के साथ रिश्ते की बात करें तो साल 2023 में इजराइल के साथ 89,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इसमें करीब 70,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है। आपको याद दिला दें कि इजराइल में 18,500 प्रवासी भारतीय रहते हैं। अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या युद्ध की आग से आपकी जेब जलेगी, क्या पेट्रोल डीजल महंगा होगा। आशंका है कि मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते इंटरनेशनल और मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं और आज हम सब ने देखा स्टॉक मार्केट का क्या हाल था। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर भारतीयों की जेब पर पड़ सकता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया के 20% तेल की सप्लाई ओमान की खाड़ी में स्थित होर्मुज, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होती है और यहां ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें तैनात हैं। ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रोक दिया तो सोचिए क्या होगा दुनिया का। इसके अलावा ईरान सुएज नहर को भी ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। सुएज नहर से हर दिन 5.5 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। वित्त वर्ष 2023 में भारत का 65% क्रूड ऑयल सुएज नहर के रास्ते आया था। सुएज नहर होर्मुज के पास से में किसी भी तरह की रुकावट तेल की सप्लाई का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा होने पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर पड़ेगा। सोचिए जरा, सत्ता की इस युद्ध वाली कुंजी में आखिर में आपको यह बताते हैं कि ईरान ने अपने हमले पर कितना खर्च किया और इजराइल ने इस हमले से खुद को बचाने में कितना खर्च किया। यह देखिए, ईरान ने 110 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी जिसका खर्च था 50 मिलियन यानी करीब 417 करोड़ रुपए। 45 क्रूज मिसाइल का खर्च 7 मिलियन यानी करीब 58 करोड़। 185 शाहिद और 136 ड्रोन, इनका खर्च करीब 5 मिलियन यानी 54 करोड़ रुपए। इसी तरह ईरान के हमले का कुल खर्च आया 62 मिलियन यानी 529 करोड़। लेकिन बचने का खर्च कहीं गुना ज्यादा है। इजराइल
और पश्चिमी देशों की तरफ से इस पर खर्च हुआ है डिफेंस के लिए $1.1 बिलियन, यानी करीब 9,000 करोड़। यानी मारने वाले के मुकाबले बचाने वाला ज्यादा खर्च करता है। लेकिन अब मिडल ईस्ट से जो गोला बारूद चल रहा है, उसके बाद हम आपको राजनीतिक गोला बारूद दिखाते हैं और वहां पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है यह जानने की कोशिश करते हैं। सत्ता में हम आपको दक्षिण भारत के राज्य केरल लेकर चलते हैं। केरल, जहां वैसे तो दोपहर का तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन सियासत के थर्मोमीटर पर तापमान इससे कहीं ज्यादा महसूस किया गया। और इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, क्योंकि आज दोनों की राजनीतिक लोकेशन केरल थी। केरल के वायनाड में मौजूद सांसद राहुल गांधी ने एक विशाल रोड शो किया। तो वायनाड से करीब 175 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद पलक्कड़ में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी रैली की। शब्दों वाली फायरिंग इधर से भी हुई, उधर से भी हुई, दोनों तरफ से। प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर कई डायरेक्ट अटैक किए। तो राहुल ने भी बीजेपी और आरएसएस का नाम लेकर पीएम को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम आपको केरल में हुई इस टक्कर के कुछ हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है, जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। One side, there is the Prime Minister and the RSS who say one nation, one leader, one language. On the other side, there is the idea of India. Saying that there should be only one language in India is an insult to every Kerala. केरला के लोगों को एलडीएफ, यूडीएफ दोनों से सावधान रहना है। केरला में भले ही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के लोगों को आतंकवादी कहती है, लेकिन दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठकर चुनावी गठजोड़ करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। That is the fight. They want to get rid of the constitution. They want to get rid of the democratic process, so they can crush all other ideas. Why should Kerala be ruled from Nagpur? Who are they? Kerala should be ruled from here, from the streets, from the villages of Kerala. कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से वोट तो मांगेंगे, लेकिन आपके हक में, आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। The issue of man-animal conflict that is causing huge problems to the people of Wayanad. And I have already told you that we are committed to resolving these problems. I have written multiple times on these issues to our Chief Minister, to the central government. जनता जनार्दन के बीच नेता थे और अब बात करते हैं जनार्दन की। सत्ता का रिमाइंडर जो खासकर बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं के लिए है, और ये देखिए हमारा घड़ी और रिमाइंडर दोनों बज गया है। रिमाइंडर ये है कि आज से अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, अच्छी खबर है, जबकि यात्रा की शुरुआत होने की तारीख 29 जून है। यानी अब आप अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार यह अमरनाथ यात्रा 52 दिनों की होगी और 19 अगस्त को इस पवित्र यात्रा का समापन होगा। अमरनाथ यात्रा में 13 से
70 वर्ष तक के श्रद्धालु जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। हम जल्दी से आपको यह बता देते हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए दो विकल्प मौजूद है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसे सीधे श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। अगर मोबाइल एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा देश के 4 बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, येस बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक से यात्रा की ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। पंजीकरण के लिए आपको किन दस्तावेजों की जरूरत होगी इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, जरूरी दस्तावेजों में चाहिए 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट जो श्राइन बोर्ड से अधिकृत डॉक्टर से बना हुआ है। तो आप भी जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और बाबा बर्फानी के लिए तैयार हो जाइए दर्शन के लिए।